अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 10th का यूनिट नंबर 8 है और उसकी एक्सरसाइज 8.1 इंशाल्लाह सारी करेंगे। टाइम कोड होगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसकी थ्योरी में कुछ बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इन बातों पे पहले बात करूंगा, सारी नहीं करेंगे, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो करेंगे और कुछ चीज़ें हम क्वेश्चंस के साथ साथ कर लेंगे। और उसके बाद भी अगर कुछ रह गया तो इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके एंड पे देख लेंगे। और एक और चीज़, आपको इसके नोट्स भी मिलेंगे इस पूरी एक्सरसाइज के, वो इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएंगे सारे नोट्स, मैं उनका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, जो यूनिट 8 है, उसका नाम है कोड्स एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए सर्कल एंड इट्स कंपोनेंट्स, आपका टॉपिक है सर्कल किसे कहते हैं। तो आपकी बुक में सर्कल की डेफिनेशन लिखी हुई है। हमें सर्कल का पता तो होता है लेकिन हमें कभी भी इसकी डेफिनेशन का नहीं पता होता कि डेफिनेशन के तौर पर हम उसे कैसे बयान करेंगे। तो वही बुक में लिखा हुआ है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब सर्कल क्या है, सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का सेट है। कौन से पॉइंट्स, मान ले कि ये पॉइंट है, एक फिक्स है और एक ये पॉइंट है, ये फिक्स ये इससे दूर है, जितना इसका फासला है इसके पास में एक और पॉइंट बना देता हूँ, उसका भी उतना ही फासला है यहाँ से, इसका भी उतना ही, यहाँ इसका भी उतना ही है। तो इन सारे पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से फासला सेम है, तो ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, आपस में मिलेंगे तो एक सर्कल ही बनाएगा। इसी बात को उसने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये एक डेफिनेशन होगी सर्कल की। एक और डेफिनेशन लिखी हुई है इस तरीके से कि अ सर्कल इज द लोकस। लोकस कहते हैं रास्ते को, पाथ को। तो वो कहते हैं सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। के सर्कल बेसिकली क्या है कि किसी पॉइंट का रास्ता है, जैसे कि ये वो पॉइंट है, इसका रास्ता है प्लेन के अंदर, इसके रास्ते को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। विच मूव इन सच अ वे, जो पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि इस फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका ये जो लोकस होगा, जो रास्ता होगा, वो मिलकर क्या बना देगा, एक सर्कल बना देगा। तो ये दोनों डेफिनेशन है, आप दोनों में से कोई भी याद कर ले, दोनों ही बेहतरीन डेफिनेशन है, बल्कि दोनों ही कर ले क्योंकि कुछ चीज़ें एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं इनमें से। अब आगे आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले जी, रेडियल सेगमेंट किसे कहते हैं। तो रेडियल सेगमेंट मतलब रेडियस ही कह लें, ठीक है, जिसे हम आम जुबान में रेडियस कहते हैं। वो क्या होता है कि आप सर्कल के सेंटर से कोई लाइन सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट के साथ मिला दें, तो ये जो लाइन है ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस, इसे रेडियल सेगमेंट ही कहते हैं। तो वही बात उसने लिखी है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के किसी पॉइंट को मिला रही है, टू इट्स सेंटर, उसके सेंटर के साथ मिला रही है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड द रेडियल सेगमेंट, उसे रेडियल सेगमेंट कहते हैं। या फिर एंड इट्स मेजर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसकी जो मेजरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट आता है जी सरकमफेरेंस। वो कहता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब ये जो सर्कल है इसकी ये जो बाउंड्री है, ये जितनी भी इसकी बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। उसको मालूम करने का ये फॉर्मूला बचपन में भी पढ़ा हुआ है, वही डेफिनेशन में लिखा हुआ, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, कि इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है ना वो जितनी होगी उसे हम उसका सर्कमफेरेंस कहेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट हमारे पास कोड का। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सवालों के अंदर यही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि कोड किसे कहते हैं। देखिए एक लाइन है ये और एक ये नीचे वाली लाइन है, इन दोनों में फर्क ये है कि ये लाइन है इसके सेंटर से होकर गुजर रही है और ये लाइन सेंटर से नहीं गुजरी। बाकी काम दोनों ने वही किया कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दिया, इसने भी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दिया, लेकिन ये सेंटर से गुजरी है और ये सेंटर से नहीं गुजरी। तो ये जो लाइन होती है ना जो सेंटर से नहीं गुजरती उसे हम कहते हैं कोड, और जो सेंटर से गुजर जाती है उसे हम कहते हैं डायमीटर। यही बात डेफिनेशन में लिखी हुई है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स को मिला दे, जैसे पॉइंट ए और बी को मिलाने के लिए ये लाइन इस्तेमाल हुई। इन दी बिलो फिगर ए बी इज अ कोड ऑफ द सर्कल, ए बी को हम सर्कल का क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। और इसमें ये स्पेसिफिकली ये जो लाइन है ये सेंटर से नहीं गुजरती। आगे आता है डायमीटर, अ कोड पासिंग, के डायमीटर भी बेसिकली एक कोड ही है, लेकिन ऐसी कोड है जो कि सेंटर से गुजर रही है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की जो कोड होती है उसे हम फिर डायमीटर कह देते हैं। तो आम रूटीन में जब बोला जाता है ना कोड, तो फिर वही लाइन जेन में रखी जाती है जो कि सेंटर से ना गुजरी हो। लेकिन अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लाइन चाहे दरमियान से गुजरे चाहे ना गुजरे उसे हम कहेंगे कोड ही।
और अगर वो दरमियान से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है, तो वो कोड भी कह सकते हैं उससे, लेकिन उसके लिए हमने एक स्पेशल नाम रखा होता है डायमीटर। डायमीटर कहते हैं, डायमीटर से क्लियर हो जाती है कि बात वो लाइन सेंटर से ही गुजरी होगी। अच्छा, वो कहता है अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। जो ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है उसे हम कहते हैं डायमीटर। आगे उसने बता दिया ये पी क्यू डायमीटर है। चलें, कोड और डायमीटर भी आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा सर्कल है, आप इसको हाफ कर दें तो जो आधा हिस्सा बचेगा वो सेमी सर्कल होगा। यही बात यहाँ पे लिखी है। A semicircle is half of the circle, सर्कल का हाफ है, that is a figure bounded by a diameter and circumference cut by the diameter। तो ये एक ऐसी शक्ल है जैसे ये सर्कल है ना, ये इसका सेंटर है और ये लाइन क्या हुआ, डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है इसने क्या किया हुआ है, सर्कल का आधा हिस्सा मतलब दरमियान से उसको काट दिया हुआ है। तो वो वही कह रहा है कि बेसिकली आप इसको यूं भी कह सकते हैं, सेमी सर्कल क्या है, इज द फिगर बाउंडेड बाय डायमीटर। एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर एक डायमीटर होता है, जैसे कि ये लाइन, एंड सर्कमफेरेंस कट बाय द डायमीटर। और इस डायमीटर ने जितना जितना सर्कमफेरेंस कट किया वो सारा सर्कमफेरेंस आप ऐड कर लें, ये वाला सर्कमफेरेंस इतना इतना और ये आपका डायमीटर, तो ये मिलकर क्या बना देगा, आपका सेमी सर्कल बना देगा, ये आधा हिस्सा बन जाएगा। या वो डायग्राम से भी आप इसको इजीली देख सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली है सेमी सर्कल की। आगे बात करते हैं आर्क की। ये क्या चीज़ है, वैसे डायग्राम से आप देखें क्या चीज़ है। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं जी। एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। मतलब सर्कल का ये सर्कमफेरेंस है ना, इसका कोई भी हिसाब छोटा सा ले लें उसे हम आर्क कहेंगे। आगे वो बता रहा है कि इस डायग्राम के अंदर ए बी सी हमारे पास क्या है, एक आर्क है। और सिर्फ ये ए से बी, ए से सी चले जाएं, ये भी एक आर्क है। और अगर आप सिर्फ ए से बी की बात करते हैं तो ये भी एक आर्क है। और अगर आप बी से लेकर सी तक का हिस्सा लेते हैं तो वो भी क्या है, एक आर्क है। मतलब सर्कमफेरेंस का कोई भी हिस्सा होगा उसे हम आर्क कहेंगे। नेक्स्ट आता है जी मेजर आर्क, माइनर आर्क और देन मेजर आर्क। तो माइनर आर्क वो होती है जो कि आपके सेमी सर्कल से छोटी होती है। सेमी सर्कल आपने पढ़ा है ना, आधा होता है सर्कल का। तो ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से छोटी होगी उसे हम माइनर आर्क कहेंगे। और ऐसी आर्क जो कि सेमी सर्कल से भी बड़ी हो जाएगी, जैसे कि ये है, ये देखिए इतना इतना था सेमी सर्कल, ये उससे भी बड़ी है, तो लिहाजा इस आर्क को हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क। और ये देखें, ये हो गया आपका इतना इतना सेमी सर्कल और ये आर्क सेमी सर्कल से भी छोटी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, माइनर आर्क कहेंगे। ये डेफिनेशन होगी माइनर की और मेजर आर्क की। अब आगे चलते हैं जी सेगमेंट के ऊपर। इनको जरा देखिएगा ध्यान से, सेगमेंट क्या है, डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सेगमेंट से समझ पाएंगे कि अगर आपके पास कोई कोड है और कोड और आपके पास जो आर्क होगी, ये जो हिस्सा होगा आर्क, इनके दरमियान में जो भी इलाका होगा, एरिया होगा, उसे हम कहेंगे ये हमारा सेगमेंट है। द एरिया या रीजन इनक्लोज बिटवीन अ कोड एंड द आर्क विच इज का टॉप इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कि सर्कल का आधा हिस्सा, मतलब ये कोई कोड है और कोड के बीच में जितना भी आपके पास एरिया आ रहा है, आप इसको बाहर निकाल लें इस तरीके से, तो ये आपके पास क्या है, आपका सेगमेंट कहलाएगा। ये बात लिखी हुई थी। आगे आते हैं सेक्टर। सेक्टर आप देख सकते हैं कि सेक्टर के अंदर कोड शामिल नहीं होती बल्कि रेडियस शामिल होता है। एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है, दो रेडियस और ये वाली आर्क, इनके बीच का जो इलाका है वो क्या मिलकर बना देगा, सेक्टर बना देगा। यही वो बात कर रहा है, द रीजन या इलाका इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियल सेगमेंट्स, के दो रेडियस के बीच के अंदर जो इलाका होता है, और दो रेडियस और साथ में क्या आती है, ये वाली आर्क। तो ऐसा इलाका जो दो रेडियस और एक आर्क के बीच में है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये सेक्टर की बात होगी। आगे आते हैं जी एंगल इन सेगमेंट। सेगमेंट के अंदर एंगल, अभी सेगमेंट आप पढ़ चुके हैं ना किसे कहते हैं। अब उसी बात को यहाँ पे हम देखेंगे कि एंगल किसे कहते हैं, सेगमेंट के अंदर जो एंगल बन रहा होता है वो क्या होता है। उसके लिए आप पहले ये डायग्राम देखें, आपके पास ये सर्कल हुआ, ठीक है, और ये आपके पास कोड होगी। अब ये कोड के ऊपर वाला सारा हिस्सा क्या हो गया, आपका सेगमेंट हो गया। अब आप इस सेगमेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, ये हमने पॉइंट पी ले लिया, और इस पॉइंट को आपने अपने इस कोड के दोनों पॉइंट्स के साथ मिला देना है। मिला दिया, अब दरमियान में क्या बना है, एंगल बना। ये जो एंगल बना ना दरमियान में, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल इन सेगमेंट। सेगमेंट के अंदर बनने वाला एंगल, यही डायग्राम के अंदर उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो कहता है इफ अ पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ सेगमेंट इज जॉइंड विद द एंड पॉइंट ऑफ अ कोड
कि आपके पास आर्क का ये जो सेगमेंट था, आप उसके ऊपर कोई पॉइंट ले लें और उस पॉइंट को आप अपनी कोड के एंड पॉइंट्स के साथ मिला दें। द एंगल फाउंड बाय द लाइन सेगमेंट्स सो ड्रॉन इज कॉल्ड द एंगल इन दी सेगमेंट। तो इन लाइन सेगमेंट्स की मदद से इसके अंदर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा जैसे कि ये उन्होंने बनाया। और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इस एंगल को हम कहेंगे जी ये हमारा एंगल इन सेगमेंट है। दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्कम एंगल। इसको एक और नाम भी दिया गया सर्कम एंगल का। तो ये एंगल इन सेगमेंट भी समझ लिया हमने। आगे चलते हैं जी, एंगल स्टैंडिंग अपॉन एन आर्क, कि किसी आर्क के ऊपर जो एंगल बन रहा हो वो कौन सा एंगल बन रहा होगा। पहले तो आपको पता हो आर्क किसे कहते हैं। अभी ऊपर बात की थी कि आपके पास सर्कमफेरेंस है, उसके ऊपर कोई भी हिस्सा काट लें सर्कमफेरेंस का, वो आपके पास आर्क होगी। अब इससे पहले आपको हमने जो बताया कि मान लें कि आपके पास ये सर्कल है, ये इसका सेगमेंट बन गया ऊपर, और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया जिसने इस को मिला दिया, इसके आर्क के ये जो इसकी कोड थी इसके दो पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये जो एंगल था वो हमारा बनता था एंगल इन सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर एंगल बनता था। अब एंगल अपॉन आर्क, इसके ऊपर बात करनी है कि आर्क के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो इसको थोड़ी देर आप यूं समझें कि आपके पास जो हिस्सा है ना आर्क का, वो मैं बना देता हूं। जैसे ये सर्कल, मैंने सर्कल के ऊपर छोटी सी आर्क ले ली है, ये आर्क ले ली हमने। अब मुझे इस आर्क के ऊपर एंगल मालूम करना है कि कितना एंगल बन रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस आर्क के दो पॉइंट्स को मिलाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इस सर्कल या इस आर्क के अंदर नहीं आपने कोई पॉइंट लेना, अगर अंदर ही ले लेंगे तो वो तो फिर दूसरा वाला एंगल बन जाएगा एंगल इन सेगमेंट वाला। आपने क्या करना है, इस आर्क के बाहर जो आपके पास सर्कमफेरेंस मौजूद है ना, वहां पे आपने कोई पॉइंट लेना है और फिर उस पॉइंट को आपने मिला देना है अपनी आर्क के एक्सट्रीम पॉइंट्स के साथ। तो फिर जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे ये कौन सा एंगल है, एंगल स्टैंडिंग अपॉन एन आर्क, एक आर्क के ऊपर बनने वाला एंगल है ये, ठीक है। इफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कमफेरेंस, सर्कल के किसी सर्कमफेरेंस पे हम कोई पॉइंट लें, इज जॉइन द एक्सट्रीमीज ऑफ एन आर्क, किसी जैसे कि ये एक आर्क थी ना, इस आर्क की आपने दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिला दिया उस पॉइंट के साथ, सी को हमने ए और बी के साथ मिला दिया, इन पॉइंट्स के साथ मिला दिया। तो फिर क्या होगा, द एंगल सो फॉर्म्ड इज सेड टू बी एंगल स्टैंड अपॉन द आर्क। तो फिर जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, वो आर्क के ऊपर बनने वाला एंगल है। तो ये बात तो उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे इसका क्या मतलब है। इसमें और पहले वाले में आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले वाले में था कि आपने सेगमेंट के अंदर ही पॉइंट लेना है और उसको मिलाना है। अब आपने सेगमेंट के अंदर नहीं लेना है, सेगमेंट से बाहर आपने सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट लेना है, तो वो आपका आर्क का एंगल बन जाएगा। अब आ जाते हैं जी सेकंड पे और देन सेंट्रल एंगल पे। तो सेकंड वो कहता है जी, अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सेकंड, कि एक ऐसी सीधी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करे उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा यहाँ पर ही वैसे एक बात बता दूं, अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजरे, सिर्फ एक पॉइंट पर बाहर से टच करे, तो उस पॉइंट को हम टेंजेंट कहते हैं। लेकिन दो पॉइंट्स पर टच करके गुजरे तो उसे हम सेकंड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्क भी क्लियर रखिएगा। आगे आते हैं सेंट्रल एंगल के ऊपर। अब सेंट्रल एंगल, जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि आपके पास कोई आर्क मौजूद है, तो आप क्या करें, सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट को मिला दें आर्क के साथ, तो वो एंगल क्या बन जाएगा, एंगल अपॉन आर्क बन जाएगा। लेकिन अगर आप उस पॉइंट्स को बजाय इसके कि सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट के साथ मिलाएं, यहाँ पे सर्कमफेरेंस बना लेते हैं, सर्कमफेरेंस से किसी पॉइंट के साथ मिलाएं, आप उस सर्कमफेरेंस के सेंटर से मिला दें। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये आपके पास आर्क है, आपकी ये वाली आर्क होगी इतना इतना सा। अब आपने क्या करना है, इस आर्क के पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट के साथ नहीं मिलाना, बल्कि इसके सेंटर के साथ मिलाना है, सर्कल के सेंटर के साथ मिलाना है। तो फिर जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल कहेंगे, ठीक है। इफ द एक्सट्रीमीज ऑफ एन आर्क ऑफ और अ कोड आर ज्वाइनिंग विद द सेंटर ऑफ अ सर्कल,
एंगल इज फॉर्म्ड, कि अगर आप किसी आर्क के दो पॉइंट्स या आर्क के हवाले से बात नहीं करनी तो ये जो आपने कोड बनाई है इसके हवाले से बात कर लें। इस कोड के दो पॉइंट्स को अगर आप सेंटर के साथ मिला देते हैं तो फिर जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे सेंट्रल एंगल। तो ये भी हमने बात कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद करने हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में, ये आती हैं पेपर में, आपने इनको अच्छे से कर लेना है। अब जितना हमने पढ़ लिया है इतना काफ़ी है सवाल करने के लिए। बाकी ये जो थ्योरम्स है आपके, ये सवालों में इस्तेमाल होने हैं। तो जैसे जिस सवाल में जो थ्योरम इस्तेमाल होगा मैं उसके मुताबिक साथ साथ ही आपको यहाँ से भी बता दूंगा और फिर साथ में उसे हम सवाल के अंदर सोल्व भी कर लेंगे, तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी ये थ्योरम भी साथ साथ मैं बताता जाऊंगा। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कोट विच स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब ये सर्कल, ये उसका सेंटर और उसके सेंटर से एक कोड दूर कहीं मौजूद है। तो मान ले जी वो ये है कोड, और इस कोड का सेंटर से कितना डिस्टेंस दिया हुआ उसने उसने बता दिया, वो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस था इसे हम कह देते हैं ये है 5 सेंटीमीटर। आगे वो कहता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस उसने बता दिया वो 13 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है कि सेंटर से लेकर आप सर्कमफेरेंस के कहीं पर भी उस किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिला दें। आप इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये लाइन सर्कल हो जाएगी, लेकिन मैं यूं कर लेता हूं, मैं इस पॉइंट को मिला देता हूँ, इसका मुझे बहुत फायदा होगा। अब इसका फायदा क्या होगा वो आगे जाके बताऊंगा। तो बेसिकली ये लाइन मेरे पास क्या हो गया, मेरा रेडियस हो गया और उसकी वैल्यू क्या थी 13 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी लिख लिया, ये हमने कोड का जो डिस्टेंस था वो भी लिख लिया। कैलकुलेट हमने क्या करना था, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कोड। आपने बताना था कि इस कोड की लेंथ क्या होगी, मतलब ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली, ये आपने कैलकुलेट करनी है कि ये कितनी होगी। तो कोड की लेंथ हमने करनी है कैलकुलेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इनको नाम दे देता हूँ ताकि इससे बात करना आसान हो जाए। जैसे कि ये सेंटर पॉइंट है, इसे मैं ओ कह देता हूँ, इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं और इस पॉइंट को हम बी कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट है जहाँ पे इसने कट किया, इस पॉइंट को हम एम कह देते हैं। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। अब जो चीज़ें दी हुई है ना पहले उन्हें लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम ये लेंथ, ये जो कोड की लेंथ है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसको मैं ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर है कोड है क्या। बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक बी तक ये सारा हमारे पास कोड है। तो ये लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, ये वाली। चलें अब करते हैं। सबसे पहले जो जो डाटा दिया हुआ है ना पहले तो हम वो लिख लेते हैं। तो मान लीजिए लेट फर्ज कर लिया हमने कि ए बी क्या है, हमारे पास एक कोड है, ए से बी तक हमारे पास एक कोड है ऑफ द सर्कल विद ओ एज अ सेंटर। तो ए बी एक कोड है ऐसे सर्कल की जिसके सेंटर को हमने क्या नाम दिया हुआ है, ओ का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये बातें बताना जरूरी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, के इस कोड का इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस था ओ से एम ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो वही हमने लिख दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एम कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो कोड का जो डिस्टेंस था सेंटर से वो हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमें पता है वो लेंथ ऑफ रेडियस, के हमारे सर्कल की जो रेडियस है उसकी लेंथ कितनी है। तो देखिए सेंटर से लेकर ये ए तक ये जो लाइन है यही सर्कल का रेडियस था और इसकी लेंथ क्या है 13 सेंटीमीटर। तो वही हमने लिख ली कि 13 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस की लेंथ है। तो ये चीज़ें गिवन थी जो हमने लिख ली। अब आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक ट्राइंगल बनी हुई है। ट्राइंगल कौन सी बनी हुई है, ए एम ओ। और ये कौन सी ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए तो आप उसके ऊपर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ मालूम कर लूँगा। जब ये लेंथ मुझे पता चल जाएगी तो इसका मैं डबल कर दूंगा तो ये वाली लेंथ का भी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है उतनी यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर एक हिस्से की लेंथ पता चल जाएगी उतनी दूसरे हिस्से की होगी, तो दोनों को जमा कर दूंगा तो टोटल लेंथ आ जाएगी। यही काम हमने करना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे लिख दिया कि ट्राइंगल ए एम ओ इज अ राइट ट्राइंगल, कि ये एक राइट ट्राइंगल है। तो लिहाजा हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं।
अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आप अपनी जो ट्राइंगल है उसमें ये जो बड़े वाली साइड होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड, इस वाली साइड का जो स्केयर है वो बाकी दोनों साइडों के स्केयर के सम के इक्वल है। कुछ इस तरीके से कि ये जो साइड थी आपकी O से A, इसका जो स्केयर है ये किसके बराबर होगा, बाकी दोनों साइडों के स्केयर के सम के इक्वल। बाकी दो साइडें कौन सी थी, A थी, A से लेकर M तक, इसका भी स्केयर ले लें, प्लस दूसरी साइड थी O से M, इसका भी आप स्केयर ले लें। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये जो मालूम करना है वो क्या करना है, आपको A से M ये वाली लेंथ मालूम करनी है, A से लेकर M तक। क्योंकि इतना इतना पता चल गया ना, फिर ये आगे वाली लेंथ इजीली पता चल जाएगी, क्योंकि जितनी ये है उतनी वो होगी। आपको करना है ए एम मालूम। तो जो जो सी वैल्यूज गिवन है वो तो आप लिखें। जैसे ओ से ए की वैल्यू थी 13 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे आ गया 13, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा। उसके बाद ए से एम, ए और एम की वैल्यू का नहीं पता तो ये एज इट इज रहेगा, ऊपर स्केयर भी एज इट इज। ओ एम की वैल्यू में दी हुई है 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा। अब इनके स्केयर ओपन करें, 13 का स्केयर आ जाएगा 169, ए एम एज इट इज रहेगा, ऊपर स्केयर भी एज इट इज रहेगा। 5 का स्केयर 25 हो जाएगा। अब ये 25 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो 169 में से माइनस हो गया 25, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया ए एम का स्केयर। इनको माइनस किया तो 144 आ गया, ये सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज। अब स्केयर खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपके पास अंडर रूट आएगा, और ये स्केयर तो था ना पहले से, तो और यहाँ पर भी हमने अंडर रूट ले लिया। अब अंडर रूट स्केयर को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर ए एम बच जाएगा, और इसका जो अंडर रूट है वो 12 आता है, तो 12 सेंटीमीटर आ गया आपके पास। तो आपको पता चल गया कि ए से एम तक जो लेंथ है वो कितनी है। अच्छा, ये जितनी भी लाइनें होती है ना, इनके ऊपर आपको लाइन भी लगानी होती है ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये सारी लाइनें, तो मैं सबके ऊपर लगा देता हूँ। तो हमें फाइनली पता चल गया कि ए से एम तक हमारे पास कितनी लाइन है। यहाँ से ए से एम तक हमारे पास जो लाइन थी वो थी 12 सेंटीमीटर। तो ज़ाहिर है फिर अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना सर्कल के ऊपर, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो आपकी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, कोड को बराबर हिस्सों में, जितना ये हिस्सा उतना ही यहाँ पे हिस्सा बचा होगा। तो ये बेसिकली थ्योरम भी है हमारा। अब मैं इस थ्योरम के रेफरेंस भी आपको बता देता हूँ। मैंने कहा था कि मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि थ्योरम जो है वो कहाँ पे लिखे हैं और कैसे इसको यूज करना है। तो यहाँ पे जो थ्योरम हो रहा है वो बुक में कहाँ पे लिखा है, मैं आपको उसके भी एक राउंड लगा देता हूँ। तो ये जो आपकी बुक में 8.1.3 के नाम से ये थ्योरम है, वो कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन द कोड बाइसेक्ट इट, कि अगर आप सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो उसको दो बराबर हिस्सों में काट देगा, जितना हिस्सा एक साइड पे बचेगा उतना हिस्सा दूसरी साइड पे बचेगा। और यही वो थ्योरम है जिसको हम यूज करेंगे अब यहाँ पर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, उन्हीं बातों को लिखेंगे कि जैसा कि सिंस ओ से एम वाली जो लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए और बी के ऊपर। आप डायग्राम को साथ साथ देखते रहें कि ओ से एम, ये रहा ओ और ये रहा एम। जैसा कि ये वाली लाइन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। उसी बात को हमने लिख दिया, सिंस ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर के ये वाला सिंबल यूज होता है। तो जैसा कि ये परपेंडिकुलर है तो लिहाजा इस परपेंडिकुलर ने ए बी को क्या कर दिया होगा, बाइसेक्ट कर दिया होगा। सो ओ एम जो है बाइसेक्ट किसको कर देगा, ए बी को कर देगा, यानी कि ओ एम ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो जैसा कि उसने दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड पे जो हिस्सा बचेगा, ये जो ए से लेकर एम तक, ये किसके बराबर होगा, बी से लेकर एम तक के बराबर होगा। तो लिहाजा इसी बात को हमने लिख दिया कि ये जो ए एम है और एम बी है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसी तरीके से अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ए बी वाली जो लेंथ है वो कैसे आएगी, दोनों को जमा करके। कौन सी ए बी की लेंथ कह रहा हूँ मैं, यहाँ से ए से बी तक, ये टोटल लेंथ कैसे आएगी, इतना इतना हिस्सा और इतना इतना दोनों हिस्सों को जमा करके, ठीक है। तो एक हिस्सा क्या था ए से लेकर एम तक, इसको आप जमा कर देंगे किसके अंदर, ये वाला हिस्सा, ये क्या था एम बी क्या दें बी एम क्या लें, एक ही बात है। तो ये जो साइड थी ए एम, इसके अंदर आप जमा कर देंगे तो आपके पास ए एम प्लस बी एम जमा कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी ए से लेकर बी तक। इन्हीं को अब हमने जमा करके लिखना है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे कि जो टोटल लेंथ है ए बी वो कैसे बराबर, किसके बराबर आएगी,
ए एम प्लस एम बी। अब ए एम जो था हमारे पास वो 12 सेंटीमीटर था, तो बी एम भी क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो दोनों की जगह पे मैंने 12 लिख दिया, इसकी जगह पर भी इसकी जगह पर भी। ये ए बी एज इट इज दोनों को जमा किया तो 24 आ गया। तो फाइनली हमें पता चल गया कि हमारे पास जो हमारी कोड थी उसकी लेंथ कितनी आ गई है, वो 24 सेंटीमीटर की है। इसी बात को हम यूँ लिखेंगे कि लेंथ ऑफ कोड कितनी आ गई है 24 सेंटीमीटर, और यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे, चीज़ें आसान है। एक दफ़ा भी आपने एक सवाल कर लिया ना, तो आप आगे जितने भी हैं वो आप खुद ब खुद कर पाएंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कहीं पे इशू आता है तो आप ज़रूर हमें बताएं, और बेहतर होता है कि आप वीडियो को फिर थोड़ा सा पीछे करके देखें, थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करें, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर नहीं होती समझ, कहीं से इशू आता है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उसके रिप्लाई करेंगे आपको। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है इन कंस्ट्रक्शन 3 स्टील रोड्स आर फिक्स्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी नोट इन अ स्ट्रेट लाइन, कि किसी तामीरात के दौरान 3 स्टील रोड लगाए हैं ए बी सी करके। मान लें कि ये आपके पास पहला रोड है ए, ये दूसरा रोड है बी, और ये तीसरा रोड है सी, और तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि तीनों को सीधी लाइन में लगा दिया, डिफरेंट पॉइंट्स पर ये मौजूद है, कोई आगे है, कोई थोड़ा पीछे है, कोई साइड पे करके है। 3 रोड लगाए हुए हैं। वो कहता है अ सर्कुलर लूप नीड टू पास थ्रू ऑल 3। एक हमारे पास सर्कुलर लूप होगा, एक सर्कल होगा, उससे हमने क्या करना है सर्कुलर हुप। सर्कुलर हुप बेसिकली ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना हुप, इसका मतलब होता है ऐसी चीज जो गोल शक्ल में होती है। जैसे कि आपके पास वो आपने देखा होगा बास्केटबॉल में खेलते हैं, तो वो लगा होता है इस तरह का एक गोल सा, जिसके अंदर उन्होंने बॉल डालनी होती है। तो इस तरह की चीजें को हम क्या कहते हैं सर्कुलर हुप। तो इस तरह का आपने कोई रोड या गोल किस्म की चीज लगानी है, सर्कुलर हुप लगानी है, जो कि नीड टू पास थ्रू ऑल 3 पॉइंट्स, और वो जो आप हुक लगाएंगे वो तीनों पॉइंट से गुजरनी चाहिए। कुछ इस तरीके से कि ये आपके पास वो सर्कुलर हुप होगी इस तरीके से कि ये तीनों पॉइंट से गुजरे, तीनों रोड से गुजर के जाए। अच्छा, हाउ मैनी हुप्स कैन बी यूज्ड, कि आपको कितने हुप इस्तेमाल करने पड़ेंगे तीनों पॉइंट से गुजारने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक थ्योरम है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। मैं बुक से भी बता दूंगा वो थ्योरम कौन सा है, लेकिन अभी भी इसको समझ लें कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स में से आपको कोई होप गुजारनी है, तो आप तीनों को एक ही होप से गुजार सकते हो। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है कि अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, मतलब सीधी लाइन में नहीं है, तो उन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही होप गुजर सकती है। ठीक है, तो ऐसा सर्कल हम बनाएंगे, ऐसा हुक बनाएंगे जो कि तीनों को टच करके गुजर जाए। तो वो एक ही सर्कल होगा जो कि इनमें से गुजर पाएंगे, ज्यादा नहीं हम गुजारेंगे। अब आप ये ना सोचें कि एक ये लगा दिया, एक इसी के ऊपर और भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी एक और लगा सकते हैं। वो बात तो वही होगी ना कि एक ही बेसिकली एक ही किस्म का हुक यूज करेंगे। तो वो जो उसने पूछा ना हाउ मैनी हुप्स, उसका कहने का मतलब था कि कितने हुप्स आप इस्तेमाल करेंगे कि तीनों के तीनों ही आपस में कनेक्ट हो जाएं, या आपस में तीनों में से वो गुजर जाए। तो ऐसा नहीं है, हमें एक ही हुप चाहिए होगा जिसके अंदर से हम तीनों को गुजार सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और वो सर्कल 3 पॉइंट्स में से गुजर रहा है, तो वो तीनों पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर ही होंगे, एक ही लाइन पे मौजूद नहीं होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स पर मौजूद होंगे। इसका उल्ट ये है कि अगर 3 पॉइंट डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं और उन तीनों में से एक सर्कल गुजर सकता है। अब मैं ये चीज़ बुक पर भी आपको दिखा सकता हूँ, पहले हम जो चीज़ें मौजूद हैं उनको लिख लेते हैं। सिंस 3 पॉइंट्स ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, जैसा कि ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक थ्योरम ऑफ सर्कल, कि सर्कल के ज्योमेट्रिक थ्योरम के मुताबिक। अब ये थ्योरम कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ बुक पर जाकर। ये रहा आपका वो पहला ही थ्योरम है। इसमें वो कहता है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब 3 पॉइंट्स है जो कि एक लाइन पे मौजूद नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। ठीक है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास, एक और सिर्फ एक ही सर्कल उनमें से गुजर सकता है। तो यही थ्योरम हम वहां पे यूज करेंगे। मैं वापस क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ।
कि जैसा कि हमारे पास भी ये तीन आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स है, तो इनमें से भी क्या होगा, सिर्फ एक ही सर्कल गुजर पाएगा, क्योंकि यही थ्योरम में हमने सीखा। इसके प्रूफ भी थे लेकिन आपकी इस बुक में नहीं है, पहले वाली बुक्स में इसके प्रूफ भी थे। चले अब इन्हीं चीजों को हम लिख देते हैं कि ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट में से सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है, तो इसका मतलब है कि हमें जो होप चाहिए वो भी कितने चाहिए, सिर्फ वन। ओनली वन होप कैन बी यूज, कि हम सिर्फ एक ही होप को यूज करेंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। बस इतना ही हमने बताना था कि कितने गुजरेंगे, तो एक ही होप हमें चाहिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, चलते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको समझते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं कि इसे हमने कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज वो कहता है, इन अ पार्क, आपके पास एक पार्क है जहां घूमने फिरने जाते हैं। लैंप पोस्ट आर 14 मीटर अपार्ट, कि दो लैंप लगे हुए हैं जो कि 14 मीटर एक दूसरे से दूर हैं। ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर पार्क, वो जो पार्क है आपकी वो सर्कल की शेप की है, रेडियस की शक्ल की है। अच्छा, बुक में जो डायग्राम दी हुई है ना, आपको उसको देख के शायद ना जल्दी समझ आए कि ये क्या बात कर रहा है। मैं इस डायग्राम को कंप्लीट बनाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा कि वो एक्चुअली में क्या बात कर रहा है। इस तरीके से आपकी ये पार्क है, इसके अंदर मैं बाकी चीजें ना हाइड कर देता हूँ, और जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर आएंगे मैं उनको साथ साथ बनाता जाऊंगा। इस तरीके से मैंने चीजें मिटा दी हैं। अब जैसे सवाल में आएंगे ना वैसे वैसे बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा। वो कहता है जी, इन अ पार्क लैंप पोस्ट आर 14 मीटर अपार्ट, कि आपके पास इस तरह की एक गोल पार्क है और दो पॉइंट्स पर लैंप लगे हुए हैं। तो मान लीजिए एक लैंप लगा हुआ था ये ए वाले पॉइंट पर, और दूसरा लैंप लगा हुआ था बी वाले पॉइंट पर। लैंप का मतलब वो जो एक खंबा सा लगा होता है जिसपे लाइट लगी होती है, उसकी बात कर रहा है। तो ये दो लगे हुए हैं पार्क के, एक पॉइंट पर और एक बी पॉइंट पर लगे हुए हैं। अच्छा, आगे वो कहता है कि ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट के एज पर मतलब बाउंड्री पर ही लगे हुए हैं, हम भी बाउंड्री पर ही बना रहे हैं। ऑफ रेडियस 10 मीटर एज शो इन द फिगर, इस सर्कुलर पाथ का, इस सर्कुलर पार्क का जो रेडियस है वो उसने बता दिया 10 मीटर है। रेडियस का मतलब क्या होगा कि इसका जो सेंटर है, मान ले ये सेंटर है, इसके सेंटर से आप डिस्टेंस किसी भी पॉइंट तक ले लें, मैं बी तक ले लूं या ए तक ले लूं, ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 10 मीटर। अब यही डिस्टेंस उसने आपकी बुक पर बनाया भी हुआ है कुछ इस तरीके से कि ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, हमने भी बना दिया। चाहे आप सेंटर से बी तक चले जाएं या आप सेंटर से ए तक चले जाएं, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है आपका, ये 10 मीटर का ही होगा। अब आगे वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड, आपने कोड का डिस्टेंस फाइंड करना। अब ये कौन सी कोड है, बेसिकली ए और बी को मिलाकर जो लाइन आएगी ना, ये उसको कह रहा है कोड। ठीक है, तो ए और बी का जो डिस्टेंस है बेसिकली वही क्या होगी, कोड होगी, क्योंकि सर्कल में आ रहा है ना, सर्कल के दो पॉइंट्स को जो लाइन मिलाती है उसको कोड ही कहते हैं। तो ए और बी को के बीच में जो डिस्टेंस होगा जिस लाइन से वो रिप्रेजेंट होगा उससे हम कोड कहेंगे। यही वो बात कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कोड, आपने इस कोड का डिस्टेंस बताना है। कौन सी कोड, ये वाली कोड। इस कोड का डिस्टेंस कहाँ से बताना है, सेंटर से बताना है। आपने बताना है कि ये जो कोड है ये सेंटर से कितनी दूर है, ये वाला बेसिकली आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि आपकी जो कोड है वो सेंटर से कितनी दूर है। ठीक है, फिर से सुन ले, आपकी जो कोड थी बेसिकली वो ये वाली थी, ये वो आपकी कोड है। और ये है क्या, बेसिकली दोनों लैंपों के बीच में फासला, ये भी उसने दे दिया हुआ था शुरू में कि लैंप कितनी दूर मौजूद है, 14 मीटर दूर है। तो मतलब ये टोटल जो कोड की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 14 मीटर होगी, जिसको उसने हाफ हाफ करके बनाया हुआ कि आधी 7 मीटर एक तरफ है और 7 मीटर दूसरी तरफ है, दरमियान के लिहाज से। आपको ये बताना है कि इस कोड का सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा। ये सेंटर था आपके पार्क का, तो सेंटर से इस कोड का जो डिस्टेंस है यही आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका सवाल है। उम्मीद है कि अब आप सवाल तो समझ चुके होंगे। अब इन चीजों को साथ साथ लिखते हैं और इसे कैलकुलेट करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लेट फर्ज कर लेते हैं कि सेंटर जो है पार्क का वो ओ है, और डिस्टेंस ऑफ द कोड क्या है, ओ एम। और कोड का जो डिस्टेंस है, ये देखे ना, ये कोड थी ग्रीन वाली लाइन, और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, ओ है, ओ एम है, ये वाला डिस्टेंस एम से लेके ओ तक या ओ से एम तक, ये हमारे पास हमारी कोड का डिस्टेंस है। अब आगे क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ पार्क, के पार्क का जो रेडियस था ओ से लेकर बी तक या ओ से लेकर ए तक, दोनों ही रेडियस हैं, वो कितने होंगे, 10 मीटर होंगे, तो हमने लिख दिया वो 10 मीटर है।
नेक्स्ट जो चीज हमें पता थी लेंथ ऑफ कोड की जो टोटल लेंथ है यानी कि ए और बी का जो फासला है वो कितना था 14 मीटर, तो वो भी हमने लिख लिया 14 मीटर। अब एक चीज डायग्राम से हमें नजर आ रही है कि टोटल लेंथ तो उसने बता दी थी सवाल के अंदर कि वो 14 मीटर है, लेकिन ये ए से लेकर एम तक और एम से लेकर बी तक ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है 7 मीटर है। तो ये चीज भी उसने दी हुई है कि ये दोनों बराबर है, ए से एम और एम से बी ये दोनों बराबर है लेंथ, तो ये भी हम लिख लेते हैं साथ में कि ए एम और बी एम ये दोनों लेंथ भी बराबर है और कितनी है 7 मीटर है। क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट काम कर कि हमने मालूम क्या करना है, हमने ये वाली लेंथ मालूम करनी है। अब अगर आप गौर करें तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है और यहाँ पर भी बन रही है। आप दोनों में से कोई भी ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, तो मान लीजिए मैं ये वाली ट्राइंगल यूज कर लेता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। मैं इस वाली ट्राइंगल के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब मुझे ये वाली लेंथ मालूम करनी है। अगर आप गौर करें तो हमें इस ट्राइंगल की ऊपर वाली लेंथ तो पता था वो कितनी थी 7 मीटर थी, ये वाली जो लेंथ है इसका भी पता है ये 10 मीटर है, क्योंकि ये रेडियस है ना, ये रेडियस 10 मीटर है तो ये वाला रेडियस भी 10 मीटर होगा। अब दो लेंथें बता, सिर्फ तीसरी आपने मालूम करनी है। और आपके पास जो ट्राइंगल बनी हुई है वो भी कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 के एंगल देखिए उसने बनाया हुआ है यहाँ पे, तो राइट एंगल है, इस पे सिंपल सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम ये वाली लेंथ अपनी मालूम कर लेंगे। अब यही काम हम करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारी जो ट्राइंगल है हम कौन सी ले रहे हैं, ए एम ओ ले रहे हैं, ये वाली ए एम और ओ, इस वाली ट्राइंगल के अंदर हम काम करेंगे। अब ये वाली भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है, दोनों ही बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने ये वाली ले ली। अब जैसा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इसके अंदर क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि आपके पास जो ट्राइंगल है उसका जो हाइपोटेन्यूस है, ये है ना हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली लाइन, वो कौन सी है लाइन, ओ से लेकर ए तक बनती है। तो आपने ओ से ए का स्केयर लेना है, इस तरीके से साथ साथ लिखते हैं, ओ से ए का स्केयर लेना है, वो किसके बराबर होगा, बाकी दोनों लेंथ हो गए। बाकी दूसरी लेंथ क्या थी, ए से एम और ओ से एम, उसी के मुताबिक लिख दिया ए एम का स्केयर प्लस ओ एम का स्केयर। क्लियर। तो इस वाली साइड का बाकी दोनों साइडों के स्केयर के बराबर होगा ये वाली साइड। अब बस आपने इनमें वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करते जाते हैं। जैसे कि ओ से ए हमें पता है 10 मीटर है तो इसकी जगह पे 10 आ गया, ए से लेकर एम तक 7 मीटर है तो इसकी जगह पे 7 आ गया, ओ एम तो हमें मालूम करना है वो एज इट इज रहेगा। इनका स्केयर ओपन किया तो आपके पास 100 आ गया, 7 का स्केयर 49 आ गया, ये वाली चीज एज इट इज। अब 49 जो है यहाँ पे प्लस है, इक्वल के इधर आ गई, ये माइनस हो जाएगा, तो 100 में से माइनस हो गया 49, यहाँ पे बचेगा सिर्फ ओ एम। इनको माइनस किया 51 बच गया, इनका स्केयर एज इट इज। अब स्केयर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपने अंडर रूट ले लिया और यहाँ पर भी अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट स्केयर को कैंसिल आउट करेगा तो सिंपल बचेगा ओ एम, और यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 7.14। अब 7.14 बेसिकली किसकी लेंथ है, ओ से एम की, ये 7.14, और बेसिकली यही वो लेंथ थी जो हम मालूम कर रहे थे कि हमारी कोड कितनी दूर होगी, जितना ओ से एम का फासला होगा उतनी कोड हमारी दूर है सेंटर से। तो इसी चीज को अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ द पार्क के सेंटर से कोड का जो डिस्टेंस है वो कितना है 7.14 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे कैसे हमने किया, फिर भी कहीं पे इशू आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन था, मूव करते हैं फोर्थ की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर कोड ए बी एंड सी डी, आपके पास दो कोड्स हैं ए और बी, बोथ हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर, और दोनों की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए ये सर्कल ये है और इसके अंदर हमने ये दो कोड्स बना दी हुई हैं। एक पहली वाली को ए बी का नाम दे देते हैं, ये वाली हमारी ए बी होगी, ये ए है, इसे आप बी कह दें, और दूसरी वाली को आप नाम दे दें सी और डी का। और जैसा कि उसने बता दिया कि दोनों ही बराबर है, दोनों की लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो अगर ए और बी 10 सेंटीमीटर है तो सी और डी भी 10 सेंटीमीटर है। तो इसी के मुताबिक हमने ले दिया कि ए बी भी 10 सेंटीमीटर है और सी डी भी 10 सेंटीमीटर है। आगे वो कहता है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी इज 6 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर इस सर्कल का मान लीजिए ये सेंटर है,
ये सेंटर है और सेंटर से जो डिस्टेंस है ए और बी का वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और ये है जी 6 सेंटीमीटर। अब आपको कहता है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सी डी। आपने बताना है कि सेंटर से सी डी का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। अब यहाँ पर हमारा एक थ्योरम इस्तेमाल होता है, मैं आपको बुक से भी बता देता हूँ। थ्योरम बेसिकली आपको ये कहता है कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो कोड जो हैं वो बराबर है, कंग्रेंट है, मतलब कि लेंथ उनकी बिल्कुल बराबर है, जैसे कि यहाँ पर था, तो वो दोनों सेंटर से भी बराबर फासले पर ही होंगी। जितना फासला इस वाली कोड का होगा उतना ही फासला इस वाली कोड का होगा। मतलब ये अगर 6 मीटर दूर है तो ये भी 6 मीटर दूरी होगी। अब ये थ्योरम आपकी बुक में लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये है जी आपका थ्योरम 8.1.4 है, ठीक है। अगर पेज नंबर की बात की जाए ना तो पेज नंबर 149 पर आई है। और थ्योरम में देखिए वो यही कहता है इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर किसी सर्कल की दो कोर्ड्स बराबर है, कंग्रेंट है, देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से उन दोनों का फासला बराबर होगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला दोनों का डिस्टेंस दरमियान से बराबर होगा, अगर वो दोनों की लेंथ बराबर है या दोनों कंग्रेंट है। और यही सेम बात हमारे क्वेश्चन में भी इस्तेमाल हो रही है। तो लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी क्या है 6 मीटर है। अब इन बातों को लिख देना बस हमने। तो यहाँ पे लिखते हैं जी डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर कितना है 6 सेंटीमीटर है। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हम अपने थ्योरम के ऊपर आते हैं। थ्योरम क्या था, इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, अगर सर्कल की दो कोर्ड्स कंग्रेंट है देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो वो सेंटर से बराबर फासले पर होंगे। तो उसी थ्योरम की स्टेटमेंट को हमने लिख दिया। अब जैसा कि ये बी बराबर होना चाहिए डिस्टेंस, तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसी चीज को हमने लिख दिया कि डिस्टेंस ऑफ सी डी फ्रॉम सेंटर, कि सी डी वाली जो कोड है इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ले जी हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसमें सोल्व करने वाला कुछ भी नहीं था, बस आपको ये थ्योरम के मुताबिक ही सोल्व करना था। थ्योरम बताना है और देन अपना जवाब लिख देना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ जी टू होल्स ए एंड बी आर ड्रिल्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ सर्कुलर टेबल टॉप। आपके पास एक टेबल है जो कि ऊपर से गोल है, ये उसका ऊपर वाला हिस्सा है, और इसके दो किनारों पर यहाँ पर मान लें और यहाँ पर मान लें आपने ड्रिलिंग की है, दो सुराख की है, ठीक है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो ये 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में, 12 सेंटीमीटर। चलें आगे वो कहता है फाइंड दी ऑन अ सर्कुलर टेबल और टेबल टॉप ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर। उसने रेडियस भी बता दिया कि इस सर्कुलर टेबल का जो रेडियस होता है सेंटर से फासला, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो मान ले सेंटर से जो इसका रेडियस बनेगा यहाँ तक वो उसने बता दिया हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। आप यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ ले लेते हैं। तो अच्छा आगे वो कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए बी। आपने बताना है कि सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो पॉइंट्स है ना आपके ए और बी का, इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो ये वाला डिस्टेंस आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बहुत आसान काम है। सबसे पहले तो जो हमारी डायग्राम है इसके ऊपर एक और काम कर लेते हैं कि ये जो सेंटर है इसको हम ओ कह देते हैं, और ये जिस पॉइंट पर इसको टच कर रही है दरमियान में मिड पॉइंट है, इसको हम एम कह देते हैं। अब उसने कहा था ना कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो ये भी हमने लिख लिया। अब आते हैं जो चीजें हमें पता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि ओ एम इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, के ओ से एम क्या है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस की बात हो रही है। फ्रॉम द सेंटर टू ए बी, सेंटर से लेकर ए बी तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर। अब दूसरी चीज हमें उसने बता दिया था कि इसका रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ओ से ए भी हो सकता है, ओ से बी भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, वो भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट चीज कि ए और बी के जो लेंथ थी वो उसने बता दी थी 12 सेंटीमीटर, वो भी हमने लिख ली।
हमें बेसिकली क्या मालूम करना है, हमें देखिए हमें ये वाली लेंथ मालूम करनी है ओ से एम तक। अब ये मैं मालूम करूंगा कुछ इस तरीके से कि मैं अपनी इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करूंगा। इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए मैं इस वाली लेंथ को मालूम कर सकता हूँ। अगर मुझे ये वाली ट्राइंगल इस्तेमाल करनी है तो मुझे इस ट्राइंगल की बाकी दो साइडों का पता होना चाहिए। इस साइड का तो चले हमें पता है वो है 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइड है हमें उसकी लेंथ का नहीं पता। लेंथ का हमें नहीं पता। ये जो 12 सेंटीमीटर थी ये तो टोटल लेंथ थी ना, ये पूरी लेंथ थी, पूरी ए से लेकर बी तक लेंथ थी 12 सेंटीमीटर। हमें जो चाहिए, हमें सिर्फ ए से लेकर एम तक की लेंथ चाहिए, उसका हमें नहीं पता, लेकिन हम मालूम कर सकते हैं। बड़ा आसान है। देखिए टोटल 12 है ना, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो बिल्कुल दरमियान से कट करती है, तो आधा हिस्सा यहाँ बच गया, आधा यहाँ बच गया, तो 12 टोटल थी तो आधा हिस्सा बच गया, तो यहाँ पे कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर बचेगी। अब ये चीज आपको डायग्राम देख के तो पता चल जाएगी, लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो आपको प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो प्रॉपर वे में कैसे बताएंगे, सबसे पहले जैसा कि हमारे पास लाइन ओ से एम, ये वाली लाइन की बात हो रही है ओ एम, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ये ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम क्या कर रहा है, ए बी को दरमियान से काट रहा है। ये हमारा थ्योरम था, इससे पहले भी ये थ्योरम हमने इस्तेमाल किया था कि जो भी लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर होती है वो आपकी लाइन को दो बराबर हिस्सों में ही काटती है। तो उसी थ्योरम को हमने यहाँ पे भी यूज किया। तो बिजली आधा ये जो ओ एम है इसने दरमियान से बराबर हिस्से में काटा होगा। अब बराबर हिस्से में काटा है तो मैं इस तरीके से बात कर सकता हूँ कि ये जो ए एम वाली लाइन है ये कैसे निकलेगी, जो जो पूरी लाइन है ए से लेकर बी तक, इसका मैं हाफ कर दूं, तो ये जो पूरी लाइन है ए बी, इसका मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं। हाफ करने के लिए से मैं 1/2 पे मल्टीप्लाई करा दूं, या कह लें कि सिंपल 2 पे डिवाइड करा दूं। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दें आप। ए बी की जो वैल्यू थी वो 12 थी, डिवाइडेड बाई 2 है, और 12 और 2 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपने सोल्व करके बताना है कि इस ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये 6 है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब आप देखें कि मुझे पता चल गया ये लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, इसका भी पता। अब ये वाली लेंथ मालूम करना बहुत आसान है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसी बात को मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास ट्राइंगल बनी है ओ एम ए, या ए एम ओ भी कह सकते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि 90 के सामने वाली जो लाइन होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो बड़ी वाली लाइन है ओ से ए, इसका आप स्केयर लें इस तरीके से, ओ ए का आप स्केयर लें तो वो किसके बराबर आएगा, बाकी दोनों लाइनों के स्केयर के इक्वल। तो बाकी दूसरी लाइन क्या थी, एक थी ए से एम और दूसरी थी ओ से एम। इस तरीके से इन दोनों के स्केयर के बराबर आ जाएगा। अब लाइनों के ऊपर आपने लाइन भी लगानी है। अब सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करते जो जो सी आपके पास अवेलेबल है। तो ओ से ए की बात करें तो वो 10 था, इसकी जगह पे 10 आ गया। ए से एम की बात करें, ये रहा ए और ये रहा एम, ये है 6 सेंटीमीटर, हमने ये भी निकाला हुआ है, तो यहाँ पे 6 आ गया। ये तो हम मालूम करें, ये एज इट इज रहेगा। अब इनके स्केयर ओपन कर लें आप। 10 का स्केयर 100, 6 का स्केयर 36, ये वाली साइड आपके पास एज इट इज रहेगी, ये मालूम कर रहे हैं। अब 36 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 100 में से माइनस होगा 36, यहाँ पे हमारे पास ओ एम बच गया। इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 64, और ये सारी साइड आपके पास एज इट इज। अब जैसा कि इनके ऊपर स्केयर है तो स्केयर खत्म करना पड़ेगा। स्केयर खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ अंडर रूट लेना, तो यहाँ पर भी अंडर रूट आ गया और इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब स्केयर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और 64 का अंडर रूट 8 होता है, यहाँ पे स्केयर अंडर रूट को कैंसिल कर दिया तो सिंपल ओ एम बच गया। अब ओ एम क्या था हमारे पास, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जो हम मालूम कर रहे थे, वो कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि हमारी ये जो कोड है इसका सेंटर से कितना फासला है, 8 सेंटीमीटर है। इसी बात को हमने यहाँ पे यूं लिख दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द ए बी, के सेंटर से ए बी तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ चुके हैं, आसान था पहले जैसे था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलते हैं 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वो कहता है अ कोड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, कि कोड है जो कि खुद 8 सेंटीमीटर लंबी है और उसका दरमियान से जो डिस्टेंस है एंड इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और सर्कल के सेंटर से वो 3 सेंटीमीटर दूर है। अब इसको बना लेते हैं साथ साथ ताकि आपको चीजें क्लियर है। तो मान लीजिए आपके पास जो कोड थी वो ये थी, और सर्कल का जो सेंटर है वो ये है।
अब सेंटर ये है और सेंटर से कोड का जो डिस्टेंस था वो उसने बता दिया, वो है 3 सेंटीमीटर। ये उसने कहा हुआ ना 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर, कि कोड आपके सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो 3 सेंटीमीटर आ गया डिस्टेंस ये वाला, और इस कोड की खुद की जो लेंथ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो खुद ये 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है टोटल। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने इस सर्कल का जो रेडियस है यानी कि सेंटर से ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है। अब ये यहाँ से भी उतना ही है तो मैं यहाँ तक मिला देता हूँ। तो आपने ये वाला जो रेडियस है ये आपने कैलकुलेट करना है। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाए अगर हम इनको नाम दे दें। इनको डिफरेंट नाम दे देते हैं, जैसे कि ये सेंटर है, सेंटर को आप ओ कह दें, इस पॉइंट को आप ए कह दें, ये जो कट कर रहा है जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को आप एम कह दें, और ये वाला पॉइंट है इसे आप बी कह दें। ठीक है, अब इन्हीं बातों को हम लिखते हैं साथ साथ। सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं, लेट ओ से ए क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ से ए तक सर्कल का रेडियस है जो कि हमें मालूम करना है, ये हमने फर्ज कर लिया। उसके बाद लेंथ ऑफ कोड, कोड की लेंथ उसने दी हुई थी, ए से बी है ना कोड, और उसकी लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट चीज हमें पता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इस कोड का जो डिस्टेंस है वो ओ एम है यहाँ पर, तो उसकी लेंथ कितने 3 सेंटीमीटर, वो भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट बात करें तो जैसा कि हमें ये पहले वाले क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं कि सेंटर से जो लाइन बिल्कुल सीधा आती है जो परपेंडिकुलर होती है वो क्या करती है, इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जितनी लेंथ यहाँ पर होगी उतनी लेंथ आपके पास ये वाली होगी। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, जैसे कि परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ओ एम, यही बात हमने लिखी। सिंस जैसा कि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर किसके, ए बी के, इस वाली लाइन के ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। सो लिहाजा ओ एम क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो लिहाजा ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दरमियान से काट रहा है। अब चूंकि ये दरमियान से कटिंग कर रहा है तो मतलब टोटल लाइन 8 सेंटीमीटर थी, तो दरमियान से कट होने के बाद 4 बच जाएगी, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। लेकिन इस चीज को हम थोड़ा मैथमेटिकल वे में इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास ये जो टोटल लेंथ है, ये जो लेंथ ए से एम है वो कैसे आएगी, इस पूरी लेंथ को, ये जो टोटल लेंथ है ना, ए सॉरी टोटल नहीं है, ये जो ए से एम तक वाली लाइन है ये कैसे आएगी, अगर मैं इस पूरी लाइन को दरमियान से आधा कर दूंगा तो ये वाली लाइन आ जाएगी ए एम वाली। ठीक है, फिर से देख लें कि अगर मैं अपनी इस टोटल लाइन को, ये जो मेरे पास टोटल कोड है ए से बी, इसको हाफ कर दूं, दरमियान से आधा काट दूं, तो कौन सी लाइन आ जाएगी, ये वाली, जो कि किसके बराबर है, ए एम वाली लाइन आ जाएगी। इसी चीज को अब हम मैथमेटिकल वे में ऐसे लिखेंगे कि मेरे पास ए एम वाली लाइन कैसे आएगी, कि मैं जो टोटल लाइन है ना मेरी ए बी, उसको हाफ कर दूं। हाफ करने के लिए 2 पे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड को आप यहाँ नीचे भी कर सकते हैं डिवाइड, या साइड पे 1/2 करके भी लिख सकते हैं। अब बस आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें। तो यहाँ पर जो कोड थी टोटल ए बी की लेंथ वो 8 थी, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, नीचे आ गया 2। अब ये जो 2 है वो 8 के साथ डिवाइड होगा, यानी कि 8 जो है वो 2 के साथ डिवाइड होगा, 2 4 द 8, तो फाइनली आपके पास 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जो एक साइड है वो आपके पास आ गई 4 सेंटीमीटर की, ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है जी 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे आपकी ट्राइंगल है ना ये वाली, इस ट्राइंगल के अंदर आपको 2 साइडें पता है, ये वाली साइड का भी पता है और नीचे वाली साइड का भी पता है। 2 का पता हो तीसरी मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस की मदद से। इसीलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि ट्राइंगल ए एम ओ, ये वाली जो ट्राइंगल है ए एम ओ, इस ट्राइंगल, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लिहाजा मैं इसके ऊपर क्या यूज करने वाला हूँ, अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास 90 के सामने जो लाइन है यानी कि ओ ए, जो जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, आपने उसका स्केल लेना है, ओ ए का स्केल ले लिया, वो किसके बराबर होगी, बाकी 2 लाइनें, बाकी 2 लाइनें ओ एम और ए एम, तो ए एम का स्केल प्लस ओ एम का स्केल इसके बराबर होगी। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। वैल्यूज पुट कर दें, ओ से ए, देखिए ओ से ए तो मालूम कर देना है ना, ये रेडियस था इसका, तो ए एम की वैल्यू 4 आई थी, यहाँ से भी देख सकते हैं कि 4 निकाली थी हमने, तो यहाँ पे 4 आ गया। ओ से एम, ये ओ है और ये एम है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 3 आ गया। दोनों के ऊपर स्केयर है, ये वाली साइड तो एज इट इज रहेगी। दोनों का स्केयर ओपन कर लें, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, ये साइड आपके पास एज इट इज। इनको जमा किया 25 आ गया, ये साइड भी एज इट इज। अब इनका हमने अंडर रूट लेना है, तो दोनों की तरफ हम ले लेंगे अंडर रूट, तो यहाँ पर भी आएगा हमारा अंडर रूट और इधर भी अंडर रूट आ जाएगा।
अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा तो सिंपल ओ ए बच गया, 25 का अंडर रूट होता है 5, तो 5 सेंटीमीटर आपके पास आपका रेडियस आ गया। देखिए ओ से 5 सेंटीमीटर आया और यही आपका रेडियस है और यही हम मालूम कर रहे थे। इसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया कि द रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है। यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी समझ चुके होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा हुआ जी, इन द गिवन फिगर, आपको जो तस्वीर दी गई है उसके अंदर ए सी और डी की जो लेंथ है वो 121 यूनिट्स है। ये सी डी है और इनकी जो लेंथ उन्होंने आपको दी हुई है वो 121 यूनिट है। ये बता भी दिया उसने कि ये सी और डी इनके बीच में जो फासला है वो है 120 यूनिट। ठीक है, अब यूनिट उसने लिख दिया क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि यूनिट्स कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, मे बी उसने सेंटीमीटर किया हो, मीटर किया हो, तो उसने सिंपल यूनिट लिख दिया। आगे वो कहता है कि बी सी जो है वो 3x यूनिट्स के बराबर है। तो बी से लेकर सी तक ये रहा बी सी। इस डिस्टेंस की वो बात कर रहा है कि ये वाला जो फासला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कितना है, ये है 3x है। आपने क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये x की वैल्यू क्या हो गई। काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको दिया क्या क्या हुआ है। उसने आपको जो लेंथ दी हुई है सी से डी वो दी हुई है और सी से बी, ये दो लेंथें दी हैं, दोनों हमने लिख ली, दोनों गिवन क्वेश्चन में थी, उनको हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप गौर करें ना तो ये जो लाइन है आपके पास सी और डी, इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बी आ जाएगा। फिर से देखिए लाइन है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक सी और डी, मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। अगर इसको हम हाफ करें, क्या करें, सी और डी को हाफ कर दें, मतलब 2 पे डिवाइड कर दें, तो मेरे पास कौन सा हिस्सा बाकी बच जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला बी तक, ये वाला हिस्सा मेरे पास बाकी बच जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि सी और डी का हाफ करूंगा तो क्या बचेगा, बी सी बचेगा। तो पहले तो मुझे इसकी वजाहत देनी पड़ेगी कि इसे हम हाफ क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि उसने बता दिया, हमने लिख दिया सिंस ए बी जो है, जो ए से लेकर बी तक है ये वाली लाइन, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी और डी के ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है सी डी को। तो जो लाइन परपेंडिकुलर होती है सर्कल के अंदर सेंटर से किसी लाइन के ऊपर, वो से दरमियान से काट दिया, तो ए बी अब क्या करेगा, सी और डी को दरमियान से काटेगा। तो ये बताने का सिर्फ यही मकसद है कि दरमियान से काट है तो मतलब सी और डी का हाफ हिस्सा करेंगे तो उसका आधे के बराबर आ जाएगा, वही बात जो मैंने बता दी। तो अब इसी बात को हम यहाँ पे यूं लिखेंगे कि मेरे पास जो बी सी वाली साइड है वो किसके बराबर होगी, 1/2, और सी डी का हाफ करेंगे तो मेरे पास बी सी आ जाएगा। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं इस बात को कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने क्या लिखा। बेसिकली इसमें हमने पहले ये बताया कि ये जो लाइन थी ना ए से लेकर बी तक, मैं ये ना डायग्राम जरा उल्टी बनी हुई है तो इसको सीधा करता हूँ। ये रही आपकी सी से डी वाली लाइन, सी और डी। अब इसके ऊपर एक लाइन मौजूद है ए बी, इस तरीके से ए और बी। ये बात हमने लिख दी कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी के। एक बात होगी। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन ने आधा हिस्सा यहाँ पे छोड़ दिया और आधा हिस्सा यहाँ पे छोड़ दिया। सो ए बी ने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया सी और डी को। क्लियर हो गई यहाँ तक ये बात। अब ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने ये लिखा कि जैसे कि आधा हिस्सा ये है ना, तो इस पूरी लाइन सी और डी को जब हाफ करेंगे, पूरी लाइन सी और डी को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरी लाइन का आधा हिस्सा आ जाएगा। कौन सा आधा हिस्सा, बी सी। आप बी डी भी कर सकते थे लेकिन वो हमें मालूम नहीं करना, हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक्स वाली ये उसने बताया हुआ है 3x सी डी की जगह पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी और बी, सी बी की जगह पे 3x लिखा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा हम ले लेंगे कि पूरी लाइन को आप किया तो ये वाला हिस्सा आ गया। ऐसे ही है, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इसी चीज को फिर हमने यहाँ पे लिखा भी है। अब बस आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कि बी सी की वैल्यू दी हुई थी 3x तो वो आ गया, और सी डी की वैल्यू दी हुई थी 1:1 तो वो आ गया। ये वाला 1/2 आपके पास एज इट इज। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x के साथ, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1:1, मल्टीप्लाई होकर ये हो गया 6x इज इक्वल टू 1:1। अब 6 उधर ले जाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ x ही चाहिए, तो x इधर रहेगा,
1 to 1 डिवाइडेड बाय 6, इनको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली आपके पास जो आएगा 20.17 ये आ जाएगा। साथ में आप लिखेंगे यूनिट, मतलब x आ गया हमारे पास ये वाली वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। सिंपल ही था, आसान था। यहाँ तक हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ जी, इन अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, मान लीजिए वो यही सर्कल है और इसका जो सेंटर है वो ये है, ओ है, इसे ओ कह देते हैं। अच्छा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच कोड पी क्यू एंड आर एस। क्या आपके पास इसके अंदर दो कोड्स हैं, एक पी क्यू है, मैं इसे ये पी है और ये क्यू कह दें इसे, और दूसरी जो कोड थी उसका नाम है आर एस, ये आर हो गया और ये एस हो गया। अच्छा, इन दोनों कोड्स में से वो बता रहा है कि इक्वी डिस्टेंस, दोनों का जो फासला है वो सेम है सेंटर से। सेंटर से दोनों का फासला कितना सेम है, ये भी 6 सेंटीमीटर दूर है और ये भी 6 सेंटीमीटर ही दूर है। तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इफ द लेंथ ऑफ कोड पी क्यू इज 18 सेंटीमीटर। अगर ये जो पी क्यू वाली लेंथ है, पी क्यू वाली कोड है, इसकी जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर ये वाली कोड की बात हो रही है पी से क्यू की। तो आपने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर कोड। तो ये जो दूसरी कोड थी आर एस, आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है कि ये कितनी लेंथ थी होगी। तो देखिए बड़ा सिंपल सा आपका ये थ्योरम है, मैं बुक से दिखा भी दूंगा। थ्योरम ये कहता है कि अगर दो कोड्स दरमियान से बराबर फासले पे हैं तो दोनों की लेंथ भी बराबर होगी। अगर दोनों का फासला सेंटर से सेम है तो लेंथ भी सेम होगी। अब यहाँ पे भी सेम है डिस्टेंस, तो लिहाजा अगर ये आपके पास 18 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 18 सेंटीमीटर ही होगी। सवाल आपका हल हो जाता है इतनी सी बात में। लेकिन अब लिखेंगे कैसे, लिखना है आपने इसे बड़े ज़रा तरीके के साथ है, मैथमेटिकल वे में। तो पहले तो मैं ये थ्योरम आपको बुक से दिखा देता हूँ कहाँ पे है, फिर इसको बताता हूँ लिखना कैसे है। तो ये रहा आपका थ्योरम, टू कोड्स ऑफ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस, के दो कोड जो कि सर्कल से बराबर फासले पे हों, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट। तो वो कंग्रेंट होंगी, कंग्रेंट होने का मतलब है कि सेम है, सेम होने का मतलब है कि लेंथ भी सेम होगी। अब ये रहा आपका वो थ्योरम जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अगर पेज नंबर की बात करूँ तो ये 149 पेज नंबर है जहाँ पे ये मौजूद है। अब दोबारा चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, वहाँ पे यही वाला मैं थ्योरम लिखूंगा, अपने क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। अब इसमें हमने थ्योरम लिखना है लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये जो हमने दो डिस्टेंस लिए हैं ना, इनके बारे में बता रहा हूँ कि ये जो ओ से पी क्यू का डिस्टेंस है, ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इस पॉइंट को हम के कह देते हैं और इसके पॉइंट को हम एल कह देते हैं। और इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा कि लेट फर्ज कर लिया कि ओ के और ओ एल क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ईच कोड, के ये ओ के और ओ एल हमारे पास डिस्टेंस है हर एक कोड का। कौन कौन सी कोड का, पी क्यू का और आर एस का। ठीक है, इसी चीज को लिख दिया कि ओ के और ओ एल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच कोड पी क्यू एंड आर एस फ्रॉम द सेंटर रिस्पेक्टिवली, कि सेंटर से दोनों का डिस्टेंस दे दिया हमने। अब डिस्टेंस है क्या, ये भी हमें पता है कि ओ के और ओ एल दोनों 6 सेंटीमीटर है। ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या थे, 6 सेंटीमीटर थे, ये वाला भी और ये वाला भी, ये हमने लिख लिया। अब जैसा कि जो थ्योरम मैंने आपको दिखाया मैं उसी का रेफरेंस दूंगा। उससे पहले हम जो एक कोड दी थी वो भी लिख लेते हैं, वो 18 सेंटीमीटर वो हमने लिख ली। अब थ्योरम का हम अपना रेफरेंस देते हैं कि टू कोड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट, के दो कोड जो कि सर्कल से बराबर फासले पे हों, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से बराबर फासले पे हों, आर कंग्रेंट, वो कंग्रेंट होती है। अब चूंकि दोनों कोड्स कंग्रेंट हैं तो लिहाजा दोनों की लेंथ भी आपस में बराबर होगी। तो लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ कि आर एस किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। ये है ना आर एस, ये किसके बराबर होगा, पी और क्यू वाली जो कोड है उसके बराबर होगा। और आर एस इज इक्वल टू पी क्यू 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर आ गया। और यही आपका जवाब है कि हमारी जो लेंथ है दूसरी कोड की वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। यही हम मालूम कर रहे थे, ये हमने कर लिया। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ चुके होंगे। क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन इसको ज़रा लिखना अब आपको आना चाहिए। यहाँ तक हो गया 8वां। करते हैं 9th न्यूमेरिकल, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ जी, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कट अ 10 सेंटीमीटर कोड
एट राइट एंगल। तो सारी चीज़ें साथ साथ करते रहते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो जैसे कि उसने कहा, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कट अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड। तो यानी कि कोड है हमारे पास, ये रही हमारी कोड, और ये इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये टोटल इसकी लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ओके, और सेंटर से एक लाइन है जो कि इसको कट कर रही है। तो मान ले वो ये लाइन है जो इसको दरमियान से कट कर रही है सेंटर से। अच्छा, आगे वो एट राइट एंगल उसने 90 के एंगल पे ये कट कर रही है। ओके, वे रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो उसने बता दिया कितना है जी, 6 सेंटीमीटर है। ये रहा आपका रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द कोड। आपने बताना है कि सेंटर से लेकर इस कोड तक क्या लेंथ है। ये वाली लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। हम इसको नाम दे देते हैं ताकि आसानी से बात हो सके। इसको सेंटर पॉइंट को ओ कह लें, इसको आप ए कह लें, ये वाला पॉइंट आप बी कह लें, ए बी आपकी कोड होगी, और दरमियान वाला ये जहाँ पे कट करी है इस पॉइंट को आप एम कह लें। तो आपको बेसिकली ये ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो उम्मीद आप समझ चुके होंगे। अब इन चीज़ों को लिखते हैं और फिर देखते हैं इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। पहली चीज, लेट फर्ज कर लिया ए बी क्या है हमारे पास, कोड है, कोड ऑफ सर्कल है। देन लेंथ ऑफ कोड उसने हमें बता दी हुई है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो मतलब ए बी किसके बराबर आ गया, 10 सेंटीमीटर के। उसके बाद हमें इसका रेडियस पता था, रेडियस देखिए ओ से ए तक हमने बनाया तो वो 6 सेंटीमीटर है, तो वो भी लिख लिया। रेडियस ऑफ सर्कल 6 सेंटीमीटर वो लिख लिया हमने। उसके बाद वाला जो पॉइंट है, अब आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे लिख दी है। इस बात के अंदर क्या बताया जा रहा है, वो कह रहा है कि जैसा कि हमें पता है ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। जैसा कि हमें पता है कि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब ये बात उसने खुद बताई थी ना कि सेंटर से जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, आपकी कोड के ऊपर, यानी कि ए बी के ऊपर। और जब भी कोई लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर होती है वो क्या करती है, कोड को दो बराबर हिस्सों में काटती है। तो ये जो ओ एम वाली लाइन है इसको बराबर हिस्सों में काटेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो टोटल कोड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा हमारे पास वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसा कि ओ एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ओ एम क्या कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दरमियान से कट कर रहा है। अब इसकी लेंथ हम मालूम कर सकते हैं ए से बी तक। वैसे तो आप डायग्राम से समझ ही चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि ए से लेकर एम तक जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब ऐसे ये मैं मालूम क्यों कर रहा हूँ ये लेंथ, क्योंकि इसको मालूम करूंगा ना तो ये एक ट्राइंगल पूरी हो जाएगी। अब ट्राइंगल की मुझे ये साइड भी पता होगी, ये भी पता होगी, तो ये वाली मैं इजीली मालूम करूंगा ओ एम, वो इजीली मालूम कर पाएंगे। तो पहले हम ये वाली जो ए एम है इसको जरा मैथमेटिकल वे में लिख कर बता देते हैं कि ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब कैसे लिखेंगे कि मेरी ये जो लेंथ है ना ए एम, ये किसके बराबर होगी, ये जो टोटल लेंथ थी ए बी का हाफ कर दो। तो ए एम किसके बराबर होगी, ए बी को हाफ कर दो। हाफ करने का मतलब है 2 पे डिवाइड करके आधा कर दो। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ए एम तो हमने मालूम करना है, वो तो एज इट इज ही रहेगा, 1/2 भी एज इट इज। और ए से बी जो टोटल लेंथ थी वो हमारे पास थी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 आएगा। अब 10 को 2 पे हमने डिवाइड करना है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं हम। तो मैथमेटिकल वे में भी हमने लिखकर दिखा दिया, और यहाँ से भी हमने देख लिया था कि ए एम कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब दोनों साइडें बता, अब हम अपनी ट्राइंगल के ऊपर काम करते हैं। तो ट्राइंगल कौन सी है, ए एम ओ। तो लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए एम ओ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो लिहाजा हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो बड़े वाली साइड होती है ना, यानी कि 90 के सामने वाली साइड ओ ए, आप इसका स्केयर लें इस तरीके से कि आपने ओ ए का स्केयर लेना, वो किसके बराबर आएगा, बाकी दो साइडें थी, एक ए एम और एक थी ओ एम। तो आप लिख दें एक ए एम का स्केयर प्लस ओ एम का स्केयर, इसके बराबर आएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम था। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ओ से ए की बात की जाए तो ओ से ए हमारे पास था 6 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे 6 आ गया। उसके बाद ए एम की बात की जाए, ए से लेकर एम तक वो 5 सेंटीमीटर हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे 5 आ गया। और ये तो हमने मालूम करना, तो ये एज इट इज रहेगा। फर्दर देखें तो 6 का स्केयर 36, 5 का स्केयर 25, ये वाली साइड एज इट इज आ गई। अब 25 प्लस है, इधर आगे हो गया माइनस, तो 36 में से माइनस हो गया 25, यहाँ पे बच गया ओ एम।
इनको माइनस किया तो आपके पास 11 बच गया और ये वाली साइड आपके पास एज इट इज दोनों के। अब यहाँ पे स्केयर है, स्केयर खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अंडर रूट ले लिया हमने और इसके ऊपर भी अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट जो है इसके स्केयर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास बच जाएगा OM और 11 का अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 3.32 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमें पता चल गया OM, यानी कि इस कोड का जो डिस्टेंस था सेंटर से वही था ना OM, और वो कितना है हमारे पास 3.32 सेंटीमीटर। तो इसी बात को हमने लिख दिया, लेंथ फ्रॉम द सेंटर टू द कोड, सेंटर से कोड तक जो लेंथ है वो है 3.32 सेंटीमीटर, और यही आपका जवाब है। तो उम्मीद करते हैं जी आप क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ चुके हैं। यहाँ तक 9 क्वेश्चन हो गए, मूव करते हैं इसके 10th क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, इन अ सर्कल अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड। तो आपके पास एक सर्कल है और उसके अंदर कोई कोड भी मौजूद है, मान लें यही वो कोड है और इसके पॉइंट्स हैं जी A और B। ए बी आपके पास ये कोड है और इसके सेंटर से आपने क्या लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया। लिखा ना, इन द सर्कल अब परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, के सर्कल से के सेंटर के से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, किसके ऊपर किया, आपने अपनी कोड के ऊपर, ये वो परपेंडिकुलर हो गया। अब वो कहता है इफ अगर ए बी जो है वो आपके पास 12 सेंटीमीटर हो, यहाँ से ए से बी की जो टोटल लेंथ है वो उसने आपको बता दिया वो है 12 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट आफ्टर बाइसेक्टिंग। आपने बताना है कि हर एक सेगमेंट की कितनी लेंथ होगी, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, आपने ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान है, आप लॉजिकल सोचेंगे ये लाइनें बाइसेक्ट की है, दरमियान से काटा है तो आधा आधा हिस्सा बचा होगा। टोटल 12 थी तो आधे से में 6 और आधे से में 6 सेंटीमीटर लेंथ आई होगी। लेकिन अब इसको लिखना है ना प्रॉपर तरह मैथमेटिकल वे में लिखेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो मैथमेटिकल तरीके से। ये तो हमने थ्योरेटिकल बात कर ली। सबसे पहले तो नाम दे दें, इसका जो सेंटर है इसे आप कह दें O, और ये जिस पॉइंट पर काट है इस पॉइंट को आप M कह दें। अब जैसा कि ये परपेंडिकुलर है, इस पे 90 के एंगल पे ये कट कर रहा होगा। अब इन चीजों को लिख लेते हैं हम। लेट जो लेंथ ऑफ कोड थी वो क्या थी, ए बी थी। तो ए बी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, उसने खुद बताया हुआ था, वो हमने लिख लिया कि ये कितनी है 12 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। नेक्स्ट चीज, जैसा कि हम जानते हैं कि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। आप डायग्राम पे जरा गौर करें, ये देखें ओ एम ये वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर है ना ए बी के ऊपर। इसी बात को लिखा है कि ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एम क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो दरमियान से काट रहा है ओ एम, तो ओ एम दरमियान से ही काट रहा है ना ए बी को, ऐसे ही हमने लिख दिया। अब हम ये बात कर सकते हैं कि ए से लेकर एम तक वाली जो लेंथ है वो मेरे पास कैसे आएगी, कि अगर मैं इस पूरी लेंथ को यानी कि ए से बी वाली लेंथ को 2 पे डिवाइड कर दूं। अगर मैं अपनी इस पूरी लेंथ ए बी को आधा कर दूं, आधा करने का मतलब दरमियान से काट दूं, वो कैसे करते हैं 2 पे डिवाइड करके, तो आधा कर दूंगा तो मेरे पास इसका आधा हिस्सा आ जाएगा जिसको हमने ए से एम तक का नाम दिया हुआ ए एम आ जाएगा। अब इसी बात को हम यहाँ पे यूं लिखेंगे कि इसकी ये जो साइड है ए एम, ये मेरे पास कैसे आएगी, अगर मैं ये जो ए बी वाली साइड है इसको ए बी वाली जो कोड है उसको आधा कर दो, आधा मतलब है 2 पे डिवाइड। आप 2 पे डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं या साथ साथ छोटा सा 1/2 करके भी लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यही है कि आप इसे 2 पे डिवाइड करें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए से बी की बात की जाए तो वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह पे आ गया हमारे पास 12। इस तरीके से अब 12 और 2 डिवाइड हो रहे हैं, इनको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया आपकी ये जो साइड थी ए एम कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 है तो जाहिर है एम और बी या बी एम क्या लें वो भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं। सिमिलरली ये जो ए एम 6 सेंटीमीटर था तो बी एम भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा, बी से एम भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो मतलब हर एक सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो ये भी 6 सेंटीमीटर हुआ और ये सेगमेंट भी 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं, द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट आफ्टर बाइसेक्टिंग 6 सेंटीमीटर, के बाइसेक्टिंग के बाद हर सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ और आपकी ये जो एक्सरसाइज थी 8.1 ये भी सारी की सारी कंप्लीट हो गई।
अब बस हम एक बार इसकी जो थ्योरी है ना उस पे देख लेते हैं, नज़र लगा लेते हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई थ्योरम रह गया तो उसको कवर कर लेते हैं, बाकी आपके क्वेश्चन सारे हो गए हैं। तो बस एक दफ़ा इसकी थ्योरी पे नज़र लगाते हैं, फिर वीडियो कंप्लीट करते हैं हम अपनी। तो ये आपकी 8.1 है। इसकी थ्योरी की तरफ बात करें तो काफ़ी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं ना थ्योरी के अंदर। स्टार्टिंग पे आपको यहाँ तक तो हमने कवर करवा दिया था, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स कवर हो चुके थे। इसके बाद आगे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आप ये खुद भी पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। बेसिकली आगे है जी आपके पास ये थ्योरम वाला पार्ट था। इसमें से भी काफ़ी थ्योरम हमने क्वेश्चंस के साथ साथ कर लिए थे। जैसा कि पहले वाला थ्योरम था, इसमें वो कहता है कि अगर 3 पॉइंट्स है ना तो उनमें से सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। 3 डिफरेंट पॉइंट्स है तो उनमें से सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है। तो ये पहला थ्योरम था, ये सवाल के अंदर भी किया था। इसकी स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आपने याद रखनी है। नेक्स्ट थ्योरम है आपका, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है कि a straight line drawn from the center of a circle bisect a chord is perpendicular to the chord। कि वो कहता है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और सेंटर से, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, सर्कल, सेंटर और ये कोड है। अगर आप सेंटर से आप कोई लाइन ड्रा करते हैं, एक ऐसी लाइन जो कि इस पूरी कोड को दो बराबर हिस्सों में कट कर दे, जितना हिस्सा यहाँ पर है उतना हिस्सा यहाँ पर है, तो वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि वो 90 के एंगल पे उसने कट किया हुआ है। तो ये थ्योरम था, ये समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट बात करते हैं जी। नेक्स्ट आपका थ्योरम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्ट इट। ये तो बहुत ज़्यादा हमने यूज़ किया अपने क्वेश्चंस के अंदर कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो आपकी कोड को बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में काट देता है। तो ये तो बहुत यूज़ किया है, ये तो सवाल के साथ यूज़ हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसकी, ये भी हम क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं सोल्व, प्रूफ कर इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, मतलब अगर किसी सर्कल की दो कोड्स मैं कहता हूँ ये बिल्कुल एक जैसी हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि वो सेंटर से भी बराबर फासले पे होंगी। ये सवाल में यूज कर चुके हैं। ये पहला आपका इसका थ्योरम है। अभी मतलब इसी टाइप का दूसरा थ्योरम है नेक्स्ट, के अगर इसका उल्टा है बेसिकली, वो कहता है कि अगर दो कोड्स आपस में कंग्रेंट हैं तो वो दरमियान से बराबर फासले पर भी होंगी। इसमें वो ये कह रहा था कि इफ टू कोड्स आर कंग्रेंट, अगर दो कंग्रेंट है वो दरमियान में बराबर फासले पे होगी, ये एक बात होगी। अच्छा, इसमें थोड़ी दूसरी बात है, वो कहता है अगर कोई दो कोड बराबर फासले पर हैं तो वो कंग्रेंट भी होंगी। ऊपर में वो कह रहा था कंग्रेंट है तो बराबर फासले पे होगी, यहाँ पे वो कह रहा है अगर कोई दो लाइनें बराबर फासले पर हैं तो वो कंग्रेंट भी होंगी। ठीक है, दो लाइनें कौन सी, कोड्स की बात कर रहा है वो। तो ये वाला भी थ्योरम हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो थ्योरम ये वाले सारे हो चुके हैं। आगे एग्जांपल है, एग्जांपल आपने एक्सरसाइज कर लिया तो एग्जांपल आप इजीली खुद भी कर सकते हैं। तो बस इतना कुछ ही था। उम्मीद है कि आप ये सब समझ चुके होंगे। कहीं पर इशू आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तब भी बताएं, दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।